हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी साइकोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीडीपी की प्रैक्टिस चल रही है, उसी में क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था अर्थात जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु तक के दौरान बच्चा स्पेस सबसे बेहतर सीखता है। क्या? ऑप्शन नंबर 1 अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो यहाँ हमें बताना है कि बालक जो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है उसमें सबसे अच्छा कैसे सीखता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना था, पहली अवस्था का नाम क्या है? इंद्रिय जनित या इंद्रिय गामक अवस्था। कभी कभी इसका नाम दे दिया जाता है संवेदी पेशीय अवस्था। तो इसमें बालक इंद्रियों के द्वारा सीखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है? यानी 4 बौद्धिक अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई? अभी अभी हम पढ़ के चल रहे हैं क्या कि बौद्धिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? पियाजे ने दिया है। 4 अवस्थाएं किसने दी होंगी? पियाजे ने दी होंगी। तो 4 ऑप्शन है एरिक्सन, स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग। तो सी ऑप्शन इसमें एकदम सही है, क्योंकि 4 अवस्थाएं पियाजे के द्वारा दी गई हैं। चारों कौन सी हैं? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है ये आपको अच्छे से याद होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? पहले ही दिन के पियाजे की जो क्लास थी पार्ट 1 की, उसमें आपको लिखवाए गए थे 2 नोट्स लिखवाए गए कि जो पियाजे ने कहा था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट इसमें हम आंसर दे देते हैं। क्या? पियाजे। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, पियाजे के द्वारा, यानी इसका श्रेय जाता है पियाजे को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बात आ रही है इसमें क्या? अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में। क्या आ रही है? अमूर्त, और साथ में आगे आ रहा है तार्किक चिंतन। ठीक है, तो ऐसी जो अवस्था होगी वो होगी लास्ट वाली। कौन सी होगी? लास्ट वाली। तो लास्ट वाली के लिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। दूसरा ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। तीसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। चौथा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। तो देखिए, ये जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं इनका आरंभ कहाँ होता है कि बच्चा जब चौथी अवस्था में होगा, चौथी मतलब 11 से 15, लेकिन यहाँ पे इसने 11 की जगह दिया क्या है? 12 वर्ष एवं उससे ऊपर। तो सही आंसर होगा इसका ए वाला। ठीक है, आगे की हम बात करते हैं कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सी है? एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी प्रेरक अवस्था। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ठीक है, अभी अभी हमने बात की इसमें क्या कि सिर्फ प्रारंभ आ रहा है, और हमने इस चीज़ पर जोर भी दिया था कि तार्किक रूप से चिंतन, यानी तर्क और चिंतन यहाँ मिले हुए हैं। तो जब मिले हुए होते हैं तो इसके लिए हम ऑप्शन लगाएंगे सी, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसी में प्रारंभ होता है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में। वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में होता है? 4 ऑप्शन है, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और पूर्व संक्रियात्मक। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये वाले जो ऑप्शन होता है, कई किताबों में इसका दिया होता है क्या, संवेदी प्रेरक अवस्था, लेकिन एक्चुअल में इसका ये होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सीटेट ने भी इस चीज़ को माना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या माना है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो वस्तु स्थायित्व होता है, ये क्या होता है कि अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु है, ठीक है, और उस वस्तु को अचानक से हटा लिया जाए तो उसके माइंड में कुछ समय के लिए इमेज बन जाती है। इसी को कहते हैं हम वस्तु स्थायित्व, और ये होता है दूसरी अवस्था में, मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, संशोधित किया जाता है, क्या कहलाती है? ये जो इसमें शब्द है संशोधन, ये क्या होता है? 4 ऑप्शन है, प्रत्यक्षण, समायोजन, समावेशन और स्कीमा। ठीक है, तो जब हम किसी में संशोधन करते हैं तो इसे बोला जाता है क्या? समायोजन। ठीक है, समायोजन का मतलब ही होता है संशोधन करना। चलिए, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि समायोजन मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट करना, कि हम अपनी बॉडी को या अपने माइंड को उसके अनुसार ढालते हैं, वही होता है संशोधन, और उसी को कहा जाता है क्या? समायोजन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये कोहल वर्ग से संबंधित है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कैसे? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। ये भी क्वेश्चन कोहल वर्ग का बहुत फेमस है। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा सी आंसर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। वही, जब नैतिक मूल्यों पर उसको विकास करवाना है, ठीक है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करवाना है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाएं ही होनी चाहिए जिसमें बच्चों को शामिल किया जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हैं, आनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक। ठीक है, अब आपको पता होगा कि वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सीधी सी बात है, इसमें पूछा भी क्या जाएगा? वही, बच्चे जो महत्वपूर्ण बल देते हैं वो सामाजिक पर बल देते हैं, कि जो सामाजिक कारकों की भूमिका होती है वो बच्चों के सीखने में सबसे ज़्यादा अच्छी मानी है। किसने? वाइगोत्स्की ने। ठीक है, चलिए, तो अगर वाइगोत्स्की का सिद्धांत आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हमारी अगली क्लास का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें हम उसकी बात करेंगे। जब तक हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? कौन से बच्चे? प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिकता और विनिमय, तीसरा ऑप्शन है अच्छे अंतः वैयक्तिक संबंध, चौथा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, आपने अभी तक लॉरेंस कोहल वर्ग का सिद्धांत नहीं पढ़ा है तो इसके लिए जब तक आप इसका डायरेक्ट आंसर समझ लीजिए। क्या? तो जैसा कि आप जानते हैं कोहल वर्ग ने अपने 3 चरण दिए थे, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। ठीक है,
तो जो प्राथमिक विद्यालय के बालक होते हैं ये पूर्व परंपरागत चरण में होते हैं, ठीक है। कोहल वर्ग ने इसे पूर्व परंपरागत जो स्तर है उसको दो भागों में बांटा है, ठीक है। दो भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा होता है व्यक्तिकता एवं विनिमय, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है पहला आज्ञा पालन और दंड से उन्मुखीकरण ये भी है, बी ऑप्शन है व्यक्तिकता और विनिमय ये भी है, मतलब ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें जो ऑप्शन होगा क्या ए और बी दोनों सही हैं, जो कि आपको किस में मिल पा रहे हैं, ये मिल पा रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए ये था हमारा पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए हम बात करेंगे अगली क्लास में। यानी कि अभी हमने पिछली क्लास में जाना था पार्ट 1 जिसमें हमने 10 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था, ये पार्ट 2 है। यहाँ भी हमने लगभग 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि ये छोटी छोटी सीरीज़ हमारी चलती रहें। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।